हेलो गाइस एंड वेलकम टू टेंट मीडिया। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटायर सोलो लेवलिंग स्टोरी इन जस्ट 20 मिनट्स। मतलब इंटायर सोलो लेवलिंग की मानवा जिसके अंदर तकरीबन 200 प्लस चैप्टर्स हैं, उसको हम सिर्फ 20 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर तुम्हें इंटायर सोलो लेवलिंग की पूरी स्टोरी देखने को मिल जाएगी। हाँ, हम इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमें 20 मिनट के अंदर कवर करना है, लेकिन फिर भी तुम्हें पूरी जो इवेंट्स हैं, मेन इवेंट्स हैं, उनकी तमाम स्टोरी तुम लोगों को मिल जाएगी। तुम्हें सोलो लेवलिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा A to Z अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सोलो लेवलिंग की स्टोरी शुरू करने से पहले तुम्हें थोड़ा सा बहुत सोलो लेवलिंग का जो सेटअप है उसको समझना पड़ेगा। बेसिकली एक दुनिया है जो कि यही दुनिया है, उसके अंदर बेसिकली कुछ डेंजन्स खुलना शुरू हो गए हैं जो कि दूसरी दुनिया से कनेक्टेड हैं और उसके अंदर से मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमारे कुछ हंटर्स होते हैं जो उन गेट्स के अंदर जाते हैं और उन्हें मॉन्स्टर को अंदर ही हंट करते हैं। अब इन गेट्स का एक नुकसान है कि जब ये एक जगह खुल जाते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर किसी हंटर को अंदर जाना होता है और इस गेट को बंद करना होता है, और बंद करने के लिए इस गेट के बॉस को मारना पड़ता है। और अगर 7 दिन के अंदर बॉस को मार के गेट को बंद नहीं किया तो जो मॉन्स्टर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, और अगर मॉन्स्टर बाहर आ गए तो डेफिनेटली दुनिया के अंदर तबाही शुरू हो जाएगी। तो ये कहानी है बेसिकली हमारे सन जिनवू की, जो कि इस यानी सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर है। अब जो हमारा सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर है, इसके पास बहुत ज़्यादा एजाज हैं। जैसे इसके पास जो सबसे पहला एजाज है वो ये है कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर सबसे वीकेस्ट हंटर है। ये बेसिकली ई रैंक हंटर है क्योंकि हंटर्स के भी रैंक होते हैं। तो जो ये बेसिकली ई रैंक हंटर है, ए टू ई होते हैं। और इसी तरह जो डेंजन्स होते हैं यानी जो गेट्स होते हैं उनके भी कुछ रैंक्स होते हैं। तो जो जिस रैंक का हंटर होता है उसको उसी रैंक या उसके करीबी रैंक में के डेंजन के अंदर भेजा जाता है ताकि वो अंदर जाके मर ना जाए। तो फाइनली फर्स्ट एपिसोड यानी पहले चैप्टर के अंदर हम लोग देखते हैं कि सन जिनवू पैसे कमाने के लिए कुछ लोगों के साथ एक ई रैंक डेंजन के अंदर एंटर होता है। अब वो इस डेंजन के अंदर क्यों गया, उसे पैसों की ज़रूरत क्यों है? उसे पैसों की ज़रूरत इसलिए क्योंकि उसकी जो माँ है वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत है। साथ ही साथ उसकी जो बहन है उसकी कॉलेज की फ़ीस को भी अदा करने के लिए हमारा जो MC सन जिनवू है उसको पैसों की ज़रूरत है। जो पैसों के लिए वो एक हंटर बन गया, और हंटर बनने के बाद वो डेफिनेटली डेंजन्स के अंदर तो जाएगा ही। तो फर्स्ट एपिसोड यानी पहले चैप्टर के अंदर फाइनली हमारा सन जिनवू एक डेंजन के अंदर एंटर होता है जो कि ई रैंक डेंजन है। उस डेंजन के अंदर जाने के बाद हमारा सन जिनवू एक मॉन्स्टर को मारता है, एक मॉन्स्टर सन जिनवू को मारता है। और यहीं पर उसके एक दोस्त होती है जिसका नाम जोही है, वो उसको वहां पर हील कर देती है। मगर यहाँ पर हमारे सारे के सारे हंटर्स को पता चलता है कि एक सिंगल डेंजन नहीं बल्कि एक डबल डेंजन है, मतलब डेंजन के अंदर भी एक डेंजन है। तो हमारे जो पैसों के लालची हंटर्स हैं वो वोटिंग करते हैं, जिस वोटिंग में उनको ये रिजल्ट मिलते हैं कि वो इसी डेंजन के अंदर भी जाएंगे, मतलब डेंजन के अंदर डबल डेंजन के अंदर भी चले जाते हैं जहाँ पर उनका बहुत बुरा फटता है। मगर अंदर जाने के बाद हमारा जो सन जिनवू मेन कैरेक्टर है वो कुछ रूल्स समझ जाता है, जिन रूल्स को समझने की वजह से कुछ लोगों की जान सन जिनवू बचा लेता है। मगर इस सब के अंदर वो खुद मारा जाता है। अब हमारा सन जिनवू यहाँ पर मर ही रहा होता है कि मरने से पहले उसके सामने एक नोटिफिकेशन अपेयर होती है, इसके ऊपर लिखा होता है क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो। तो सन जिनवू वहां पर यस कर देता है, और जैसे सन जिनवू यस करता है और फिर उसकी आंख खुलती है एक हॉस्पिटल के बेड के ऊपर। हॉस्पिटल के बेड के ऊपर वो पड़ा होता है कि वहाँ पर उससे 2 लोग मिलने आते हैं, और वहाँ पर मिलने के बाद वो उसको बताते हैं कि तू री अवेकनिंग हुआ है, और जब एक हंटर री अवेकनिंग होता है तो वो अपना लेवल अप कर सकता है। मगर जब वो सन जिनवू का लेवल चेक करते हैं तो वो एक ई रैंक हंटर से भी नीचे होता है, जिसके बाद वो 2 लड़के चले जाते हैं वहाँ से। और हमारा जो सन जिनवू है उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ आता है कुछ डेली टास्क, मतलब कुछ डेली टास्क हैं जो सन जिनवू ने करना है। मगर हमारा सन जिनवू है वो उसको मजाक के अंदर लेता है और वो डेली टास्क कंप्लीट नहीं करता। अब क्योंकि टाइम के अंदर अंदर हमारा जो सन जिनवू है उसने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया था, मतलब जो टास्क उसको दिए गए थे वो टास्क कंप्लीट नहीं किए थे। इसकी वजह से जो सिस्टम है वो जिनवू को सजा देता है, और सजा के तौर पर उसे एक अलग डायमेंशन में भेज देता है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर होते हैं जहाँ से उसको 4 घंटे तक सर्वाइव करना होता है। हमारा सन जिनवू है बड़ी मुश्किल से वहाँ से सर्वाइव करके बाहर आता है। वो इतना डर जाता है कि वो अगले दिन से ही हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है, और जो भी उसको टास्क दिए जाते हैं वो टास्क वो कंप्लीट करने लगता है। अब जब जिनवू ये सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर लेता है, जो सिस्टम है जो नोटिफिकेशन दे रहा है ये जिनवू को एक की देता है जो एक डेंजन की होती है। जिनवू वहां जाता है, वो डेंजन खोलता है, और उस डेंजन में जाने के बाद कुछ कुत्तों से लड़ता है। लाल रंग के कुत्ते होते हैं, कुत्ते एक जिनवू के कुत्ते अली करते हैं और जिनवू उनके कुत्ते अली करता है, और उसके बाद फाइनली जिनवू वहां से बाहर आता है। अब यहाँ पे जिनवू को गवर्नमेंट की तरफ से एक और मिशन दिया जाता है जहाँ पे वो कुछ लोगों के साथ फिर से एक डेंजन के अंदर जाता है। वहाँ पे जाना थे 10 लोगों ने, वो 8 लोग ऑलरेडी थे, और कुछ 2 लोग वहाँ से और आते हैं। जो 2 लोग आते हैं उनके अंदर हमारा सन जिनवू है और एक जिनवो है। अब जो पुराने 8 लोग थे वो बेसिकली जिनवू और जिनवो को धोखा देकर उस डेंजन में से भाग जाते हैं और उन दोनों को फंसा देते हैं बॉस के पास। जिनवू अपना पावर अप करता है और उन बॉस को बेल देता है, और बॉस को बेलने के बाद वो जो 8 लोग हैं वो पैसे लेने के लिए वापस अंदर आते हैं डेंजन के, और उसके बाद जिनवू उनको भी बेल देता है और लिटरली उनका कत्ल कर देता है। अब यहाँ पे 8 लोग जिनवू ने मारे थे, इनमें से जो एक बंदा था वो एक एस रैंक हंटर का भाई भी था। अब यहाँ पर ये जो एस रैंक हंटर होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होते हैं उनमें से एस रैंक हंटर होता है, वो बेसिकली हमारे जिनवू का एक दुश्मन बन जाता है। साथ ही इसके बाद हमारा जो जिनहो है वो जिनवू की मदद मांगता है गेम मास्टर बनने के लिए, और गेम मास्टर बनने के लिए वो उसको कुछ बहुत ज़्यादा पैसे वैसे भी देता है।
इसके बाद हमारा जो जिन्वू है वो एक और गेट पे जाता है। उस गेट के ऊपर उसके साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ही एक डबल डंजन सर्वाइवर हैं, मतलब उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। साथ ही इनके साथ 3 कैदी होते हैं और एक बी रैंक हंटर भी होता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो बी रैंक हंटर था, इसको पैसे मिले थे कि इन मुजरिमों को अंदर ले जाके मारना है, और ये वहाँ पर जाके इन्हें मार भी देता है। मगर यहाँ ये करते हुए इसे कुछ हंटर देख लेते हैं, जिसकी वजह से ये बी रैंक हंटर उन दूसरे हंटर्स को भी मार देता है। और एंड में आके वो जिन्वू के दोस्तों के ऊपर भी अटैक करता है, बट जिन्वू अपना पावर अप करता है और डेफिनेटली उसको हरा देता है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा जिन्वू है उसका लेवल 40 हो चुका है, मतलब जीरो लेवल को से वो ऊपर होकर 40 लेवल तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे फाइनली उसे एक जॉब चेंज रिक्वेस्ट आती है, जहाँ पर वो एक और डंजन के अंदर जाता है। इस डंजन के अंदर जाने के बाद हमारा सन जिन्वू है वो इजीली सारे के सारे मॉन्स्टर को हरा देता है। मगर यहीं पर एंड के अंदर उसका सामना होता है द रेड मॉन्स्टर से, यानी बॉस से। और वो बॉस जिन्वू को बहुत ज़्यादा बेलता है, लिटरली वो जिन्वू को मार देता है। लेकिन यहीं पर एक ब्लॉट आर्मर होता है, जिसकी वजह से जिन्वू बच जाता है और फिर जिन्वू उसे मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पे फाइनली हमारा जो जिन्वू है वो इग्रिस द रेड बॉस को मार देता है और हरा देता है। लेकिन यहीं पर जैसे वो उसे मारता है और बहुत सारे डायमेंशन खुलते हैं, यानी गेट्स खुलते हैं, जहाँ पर से बहुत सारे मॉन्स्टर जो है बाहर आने लगते हैं, और जिन्वू की जो हालत है वो अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पे वो इन मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करता है, और मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते वो बहुत ज़्यादा डैमेज लेता है, और वो एक पॉइंट पर मरने ही वाला होता है कि यहीं पर एक और ब्लॉट आर्मर होता है, और वो अचानक से पनिशमेंट वाले डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। और उसे याद आता है कि आज के जो डेली टास्क थे वो तो उसने किए ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो पनिशमेंट वाले डायमेंशन में आ गया। इसके बाद संजन वो वहाँ से अपना पावर लेवल दोबारा बैलेंस करता है, कुछ हीलिंग की दवाइयाँ वगैरह यूज़ करता है, उसके बाद दोबारा इस डायमेंशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद फाइनली वापस आने के बाद संजन वो सारे के सारे जो हमारे मॉन्स्टर्स हैं उनको पेल देता है और उस गेट को भी क्लियर कर देता है। और यहाँ पे संजन के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि वो एक नेक्रोमैस बना हुआ है, जो मरे हुए लोगों को जिंदा करके यानी काइंड ऑफ अपनी रूहों को उसकी अपनी आर्मी के अंदर जो है भर्ती कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर जिन्वू को एक और जॉब चेंज होता है, उसको एक और पावर अप मिलता है, और फाइनली हमारा सन जिन्वू बन जाता है मोनार्क ऑफ शैडो। और इस एबिलिटी से वो अपनी पहली शैडो बनाता है, इसका नाम है इग्रिस। इस पॉइंट पे जो जिन्वू की बहन है, उसकी जो टीचर है, वो जिन्वू को एक बात करने के लिए बुलाती है अपने पास, और जिन्वू की जो बहन की टीचर है वो जिन्वू को बताती है कि जिन्वू को जो बहन है उसके जो एक दोस्त है वो अभी अभी हंटर बनी है, और वो बहुत ज़्यादा वीक है, और वो किसी भी हंटिंग मिशन पर जाएगी तो डेफिनेटली मारी जाएगी। तो प्लीज़ उसको काइंडली समझा दो कि वो किसी हंटिंग मिशन पर ना जाए। तो हमारा जो जिन्वू है वो अपनी दोस्त की बहन को ट्रेनिंग के बहाने एक डेंजन के अंदर ले जाता है। अब यहीं पर कुछ दूसरे लोग और हमारा जो जिन्वू है वो एक सी रैंक डेंजन के अंदर एंटर करते हैं, और जैसे वो इस सी रैंक डेंजन के अंदर एंटर करते हैं वो डेंजन अपना रंग बदलती है, और वो डेंजन ब्लू डेंजन से रेड डेंजन बन जाती है। अब ब्लू डेंजन से रेड डेंजन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस डायमेंशन के अंदर बेसिकली एक मसला होता है कि ये बेसिकली एक दूसरे डायमेंशन के अंदर इंसान को ले जाता है, और जब तक तुम बॉस को क्लियर नहीं करोगे तुम इस डेंजन से बाहर नहीं आ सकते, मतलब तुम डेंजन से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे जब तक तुम बॉस को क्लियर नहीं कर लेते। और साथ ही साथ यहाँ जो कोई दोस्त अगर तुम्हारा कोई मदद करने आया तो वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस डेंजन में कोई बाहर का बंदा अंदर भी नहीं जा सकता एक बार जाने के बाद। अब आगे जाके हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग हंटर सारे स्ट्रॉन्ग हंटर्स को अपनी टीम में ले लेता है, और जो वीक हंटर होता है उनको एक साइड पे कर देता है, और जो वीक हंटर है उनकी टीम के अंदर सन जिन्वू भी होता है। बट कुछ देर बाद जो हमारे स्ट्रॉन्ग हंटर्स की एक टीम थी वो टीम कुछ मॉन्स्टर के हाथों बिली जाती है, और जो हमारे जो वीक हंटर्स की टीम थी वो फिर भी बच जाती है। फिर हमारा सन जिन्वू यहाँ पर आता है और सबको बचाता है, और अपनी दो मेजर शेडोज टैन और आयरन को पा लेता है, मतलब हासिल कर लेता है। अब यहीं पर जो जिन्वू ने शुरू में कुछ लोगों को मारा था, 8 लोगों को, उनमें से जो उसका भाई था वो भी यहाँ पर आ जाता है, और वो देखता है कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर होने के बावजूद भी एक रेड डेंजन के अंदर गया हुआ है, और वो कभी भी रेड डेंजन को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सन जिन्वू उस डेंजन से सर्वाइव करके बाहर आ जाता है। अब इस रेड डेंजन के अंदर जिन्वू अपने बहुत सारे पावर अप करता है, जिसके बाद जिन्वू का जो लेवल है वो भी अप हो जाता है, और साथ ही उसे हॉली वाटर के भी 2 पीसेज मिल जाते हैं। अब बेसिकली जो होली वाटर है ये एक चीज़ है जिसको यूज़ करके सन जिन्वू अपनी जो मदर है उसको सही कर सकता है। इस डेंजन को क्लियर करने के बाद हमारा जो जिन्वू है वो दोबारा अपना टेस्ट कराने आता है, जिस टेस्ट में उसे पता चलता है कि वो कोरिया का 10th एस रैंक हंटर बन चुका है। लेकिन यहीं पर हमें लोगों को ये बताया कि 10th एस रैंक हंटर नहीं है जिन्वू, जिन्वू एस रैंक हंटर से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अब यहीं पर हमारा जो सन जिन्वू है अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए एक ए रैंक डेंजन के अंदर आता है, और वहाँ के जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और वो सारे लोगों को बेल देते हैं। लेकिन हमारा सन जिन्वू है वो सारे लोगों को बचा लेता है। वो अकेला ही वहाँ पर सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें मार देता है, वो अपनी एक और मेजर शैडो को भी अनलॉक कर लेता है। अब इस गेट को क्लियर करने के बाद जिन्वू दोबारा अपने डीमन कैसल में जाता है, और डीमन कैसल में जाने के बाद दोबारा से ट्रेनिंग करता है। वहाँ पर ट्रेनिंग करके वो अपना 90 लेवल तक ले आता है, मतलब वो 90 लेवल पे पहुँच चुका था इस वक्त। फिर हमारा सन जिन्वू वहाँ पर आगे जाता है, और वहाँ पर जो डीमन किंग है उसको भी हरा देता है, और इसी के साथ साथ वो अपनी 5th मेजर शैडो को भी एक्वायर कर लेता है फाइनली। साथ ही यहाँ पे उसे हॉली वाटर बनाने के भी सारे के सारे आइटम मिल जाते हैं, और वो हॉली वाटर भी तैयार कर सकता है। अब यहाँ पर हमारा जिन्वू है वो अपना हॉली वाटर बनाता है, और फाइनली अपनी जो मदर है उसको मरने से बचा लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि कोरिया और जापान के जो लीडर्स हैं वो आपस में एक प्लान बना रहे हैं कि वो एक जोजी आइलैंड के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर कुछ टाइम पहले एक एस रैंक
डेंजन ओपन हुई थी, मगर इस डेंजन को कोई भी क्लियर नहीं कर पाया था। इसकी वजह से मॉन्स्टर्स हैं वो बाहर आ गए हैं, और वो मॉन्स्टर जो कीड़ियों टाइप मॉन्स्टर्स है, चूंटियों टाइप मॉन्स्टर्स हैं, वो चूंटियों टाइप मॉन्स्टर अपने अपने पर निकाल रहे हैं, और अगर उन्हें पर निकाल लिया तो वो उस आइलैंड से उतर कर दूसरी पूरी दुनिया के अंदर भी फैल जाएंगे। तो डेफिनेटली उन्हें वहीं पर रोकना होगा। तो यहीं पर हमारे जो कोरिया और जापान के जितने भी एस रैंक हंटर हैं वो सारे जमा होते हैं और उस डेंजन को बंद करने के लिए जाते हैं। मगर जो हमारे जापान के हंटर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम बाहर रहेंगे और बाहर का सब कुछ संभालेंगे, और जो अंदर जाएंगे वो होंगे कोरिया के हंटर्स। बेसिकली जापान के हंटर्स का एक प्लान था कि वो कोरिया के हंटर्स को अंदर भेजेंगे और उसके बाद वो बाहर से भाग जाएंगे और डेफिनेटली वो बॉस को क्लियर कर ही लेंगे। मगर जापान का जो प्लान था वो उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आर्ट्स का किंग आता है। जो आर्ट्स जो वहाँ पे डेंजन के अंदर हैं उनका एक किंग आता है, और वो किंग वहाँ पर सारे जितने भी जापान के सोर्सर्स होते हैं या जो भी हंटर वगैरह होते हैं उनको मार देता है, जिसके बाद वो फाइनली हमारे जो कोरिया वाले हंटर्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर ना जाने कहाँ से हमारा जो जिन्वू है वो निकल आता है, और हमारा जिन्वू आके उस आंट को सोलो कर देता है। और सिर्फ सोलो ही नहीं करता बल्कि उस आंट किंग को ही अपना एक शैडो बना लेता है। अब यहाँ पर एक और मसला भी होता है कि जितनी भी फाइट थी ये सारी की सारी ऑनलाइन टेलीकास्ट हो रही थी, जिसकी वजह से जिन्वू की पावर्स हैं वो सबने देख लिए हैं, जिसकी वजह से सारे लोग जिन्वू काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन जिन्वू की रियल आइडेंटिटी है वो सामने आ चुकी होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अमेरिका से हमारा जो सन जिन्वू है उसे कुछ ऑफर्स आते हैं कि हम उनके साथ मिलकर काम करें, लेकिन हमारा जो सन जिन्वू है वो अमेरिका को मना कर देता है, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा बंदा बन चुका है। उसने एक अपनी कंपनी शुरू कर दी है और इस कंपनी का नाम होता है आजिन गेन। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि हमारा जो जिन्वू है वो एक और रेड गेट के अंदर जाता है, जहाँ पर वो उस गेट को क्लियर करता है और उसे एक की मिलती है। तो ये जो की है ये बेसिकली एक डबल डेंजन की है। यहीं पर हम आगे देखते हैं कि हमारा सन जिन्वू है वो एक और डेंजन के अंदर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद डेंजन सबको सोलो कर देता है और अपनी एक और मेजर शेडो को अनलॉक कर लेता है। इसके बाद हमारा सन जिन्वू है उसके सामने एक पोर्टर अपेयर होता है, जहाँ पर एक की लगाने की ऑप्शन होती है। हमारा सन जिन्वू है वो अपनी डबल डेंजन की को यूज़ करता है, उस की से उस डेंजन को खोलता है, और यहाँ पे हमारा डेंजन एक और डेंजन खुलता है और हमारा सन जिन्वू है वो उस डेंजन के अंदर जाता है, जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम आर्किटेक्चर से मिलता है। यहाँ पर आर्किटेक्चर से बताता है कि जितने भी नोटिफिकेशन उसको आ रहे थे और जो सिस्टम उसके साथ चिपक गया था बेसिकली उसी ने उसके साथ चिपकाया था। और बेसिकली हमारा सन जिन्वू है वो मोनार्क ऑफ शैडो का एक वेसल है जिसका नाम है ऐशबॉर्न। अब हमारा जो आर्किटेक्चर है वो हमारे सन जिन्वू को बताता है कि वो उस प्रोसेस शुरू कर रहा है हमारे ऐशबॉर्न को रिवाइव करने के लिए। बट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अदर ब्लॉट आर्मर। हमारा जो ऐशबॉर्न है उस ऐशबॉर्न को बेसिकली हमारे सान जिन्वू की बॉडी चाहिए ही नहीं, बल्कि वो अपनी सारी पावर सान जिन्वू को देता है और खुद चला जाता है। यहाँ पर आर्किटेक्चर समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो जिन्वू को मारने की कोशिश करता है, मगर जिन्वू उसे सोलो कर देता है, बीच में से काट देता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि जापान के अंदर एक एस रैंक गेट ओपन हो चुका है, मगर जो जितने भी जापान के एस रैंक हंटर थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं कोरिया वाले इंसिडेंट के अंदर। तो हमारा जो जापान है वो इस वक्त खतरे में होता है। तो जो हमारा जापान है वो एक रशियन हंटर को हायर करते हैं जो काफ़ी पैसों की डिमांड करता है, और जापान उसके पैसों की डिमांड पूरी भी कर देता है। मगर जैसे ही वो डेंजन के अंदर एंटर करता है वो पहले मोड के ऊपर ही मारा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सन जिन्वू जापान के अंदर आता है, हमारे जापान को सेव करता है और उस पूरे के पूरे डेंजन में सब लोगों को बेल देता है। अब यहाँ पर जब सन जिन्वू उस डेंजन के अंदर जाता है तो वहाँ पे वो मोनार्क ऑफ बिगिनिंग से मिलता है जो बहुत सारी जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ होता है। अब वो जिन्वू से कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और जिन्वू उसे भी मार देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी हंटर्स हैं उनकी अमेरिका के अंदर एक मीटिंग होती है। यहाँ पर एक थॉमस नाम का बंदा भी आया होता है जो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। वैसे तो हमारा जिन्वू है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको मान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, क्योंकि जिन्वू ने अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा छुपा कर रखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो एक बंदा है वो हमारे जिन्वू के दोस्त जिन्वू को किडनैप कर लेता है और उसको काफ़ी ज़्यादा बेलता भी है। तो उसको बचाने के लिए हमारा जो जिन्वू है वो आता है और उसको भी उस बंदे को भी सोलो कर देता है और उस बंदे को ही अपनी शैडो बना लेता है। बंदा बेसिकली एक हंटर था, तो बेसिकली जिन्वू ने एक हंटर को अपना शैडो बना लिया है। अब ये काम बेसिकली थॉमस ने कराया होता है जो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, जो जिन्वू से बेसिकली जलता है, जेलिस वगैरह होता है। एंड में वो जिन्वू से खुद भी लड़ने आता है, लेकिन जिन्वू अपनी पूरी आर्मी को बुलाता है और उसको सोलो कर देता है और लिटरली उसके पूरे के पूरे गिल्ड को ही ख़त्म कर देता है, मतलब उसका एंड ही हो जाता है बिल्कुल। वैसे यहाँ पे जिन्वू उस हंटर को जान से नहीं मारता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंजर कर देता है, जिसकी वजह से वो अब आगे कुछ काम करने के लायक बचता नहीं है। अब यहीं पे हमें आगे दिखाया जाता है कि वर्ल्ड के जो दो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थे वो मारे गए हैं बाय मुनार्क, मतलब जो एक स्पीशीज़ है जो अपने आप को मुनार्क कहती है, उनके हाथों हमारे जो दो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हैं वो मारे गए हैं। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं कि एक मुनार्क प्रेसिडेंट ऑफ हंटर्स को भी मारने आता है और वो प्रेसिडेंट ऑफ हंटर उसको काफ़ी ज़्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट देता है, मगर एंड में वो मारा जाता है, यानी बुड्ढा मारा जाता है। और वहाँ पे फिर सिन जिन्वू पहुँचता है, यानी सान जिन्वू पहुँचता है, लेकिन उसको पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है और जब तक वो बुड्ढा मर चुका होता है। यहाँ पे बुड्ढा मरने से पहले सिर्फ एक ही बात सन जिन्वू कहता है कि तुम उसे वादा करो कि तुम हमेशा ह्यूमैनिटी के साइड पर रहोगे, कभी भी मुनार्क की साइड पर नहीं होगे। यहाँ पर जिन्वू कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन उसे वादा कर लेता है।
अब यहीं पे हमें सोलो लेवलिंग की मानवा के अंदर थोड़े एक्शन की ब्रेक मिलती है और हमारे सोलो लेवलिंग के मानवा में हमारे सन जिनवू की थोड़ी नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ होता है, कुछ टाइम के लिए अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जो कि हमने सीजन 1 की पहली एपिसोड के अंदर देख के रखी थी। यहीं पे हम लोगों को फिर से पता चलता है कि जो पूरी वर्ल्ड है उसके अंदर नौ डायमेंशंस ओपन हो चुके हैं और 9 डायमेंशन यानी 9 गेट्स को बंद करने के लिए सन जिनवू की ज़रूरत है। और इन गेट से इससे पहले इनको कोई क्लोज करता फौरन ही कुछ मुनार्क्स बाहर आने लगते हैं, मतलब इन डायमेंशन से मुनार्क्स बाहर आने लगते हैं। यहाँ से मुनार्क्स के लीडर्स बाहर आते हैं जिनसे जिनवू लड़ता है और यहाँ पे जिनवू की काफ़ी अच्छी खासी बैटल होती है। जिनवू अपने सारे शेडोज़ को भी यूज़ करता है। फाइनली जिनवू एक को तो मार देता है, उनके एक लीडर को मार देता है, मतलब वहाँ पे उनके जो बचे हुए 2 लीडर्स थे वो जिनवू को मार देता है और फाइनली यहाँ पे हमारा जिनवू है वो एंड हो जाता है, नहीं जिनवू फाइनली मर जाता है। अब जिनवू जैसे ही मरता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसकी एक एबिलिटी एक्टिव हो जाती है, इसका नाम है ब्लैक हार्ट। और अचानक से जिनवू की आंख खुलती है और वो उसी बेड के ऊपर पड़ा होता है जहाँ पर वो पहले बड़ा पड़ा था, मतलब वो उसी हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पड़ा होता है, वो दोबारा अवेकन हो जाता है। लेकिन जिनवू को यहाँ से पता चलता है कि वो उसकी कोई भी पावर कम नहीं हुई, बल्कि उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो उसके पास ही, और साथ ही उसकी जितनी भी शेडोज थी वो भी उसी के पास हैं। अब जिनवू को ये बेसिकली एक नई ज़िंदगी मिली थी। जिनवू इस नई ज़िंदगी के अंदर जितने लोगों को हो सकता है बचाता है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन को क्लियर करता है और जितने भी लोगों को वो सेव कर सकता है वो उनको सेव करता है। बट यहीं पर हमारा जिनवू है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसके ऊपर लिखा होता है, वुड यू लाइक टू द रीस्टार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब जिनवू इस नोटिफिकेशन को मना कर देता है, मगर ये नोटिफिकेशन बार बार जिनवू के पास आ रहा होता है और हर तरफ ये नोटिफिकेशन नजर आने लगता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि जिनवू को खुद ऐश बॉर्न कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो उसको एक पास्ट की एक ब्लैक फ्लैश दिखाता है। यहाँ पे हमें एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई जाती है। इसने 2 चीज़ों को बनाया है, मतलब उसने डार्कनेस से मुनार्क्स को बनाया और लाइट से उसने कुछ रूलर्स को बनाया है। ये रूलर्स और डार्क जो चीज़ें हैं, ये मुनार्क और रूलर्स आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं और इनकी लड़ाई की वजह से काफ़ी सारी तबाही होती रहती है। यहीं पर रूलर्स उस मूर्ति के पास आते हैं और उस मूर्ति से कहते हैं कि तो हमें थोड़ी सी पावर दे दो जिसके बाद हम मुनार्क्स को फाइनली हरा देंगे। लेकिन वो जो मूर्ति होती है वो चुप करके बैठे रहते हैं, डेफिनेटली मूर्ति तो चुप करके बैठी रहेगी। अब यहीं पर रूलर्स को पता चलता है कि जो मूर्ति है बैठ के हम लोगों का मज़ा ले रही है, मतलब हम लोग फाइट कर रहे हैं और हम लोगों को फाइटिंग में मरता देख के इसे मज़ा आ रहा है। जिसके बाद फाइनली हमारे जो रूलर्स हैं वो फाइनल करते हैं कि हम इस मूर्ति को ही मार देंगे और इसकी सारी पावर को गेट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक रूलर इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, मगर ये लोग नहीं रुकते और उस रूलर को ही बेल देते हैं और बाकी के जो बचे हुए 7 रूलर थे वो जाकर उस एब्सोल्यूट बीइंग को यानी उस मूर्ति को भी बेल देते हैं। और बेलने के बाद उसकी जो पावर है उसको यूज़ करते हैं और फाइनली मोनार्क ऑफ शैडोज़ को भी बेलना शुरू कर देते हैं। अब जो एक रूलर था जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा था, वो जो रूलर था वो बहुत ज़्यादा सिंसियर था उस मूर्ति के साथ, तो वो मूर्ति मरने से पहले उसके अंदर एक पावर डाल देती है, इसकी वजह से वो रिवाइव हो जाता है और फाइनली वो जो रूलर है वो बन जाता है द ऐशबॉर्न। बाय द वे ऐशबॉर्न वही है जिसका वेसल है हमारा सन जिनवू। अब हमारा जो ऐशबॉर्न है वो अपना रूलर का बदला लेने के लिए, अपने सारे रूलर्स को मारने के लिए मुनार्क के साथ मिल जाता है, वो मुनार्क ऑफ शैडो बन जाता है और उसके बाद वो उल्टा रूलर्स को ही बेलना शुरू कर देता है, वो अच्छे से रूलर्स को बेल के रख देता है। अब यहीं पर हमें पता चलता है हमारे जो मुनार्क्स हैं वो भी ऐशबॉर्न से गद्दारी करते हैं, जिसके बाद ऐशबॉर्न उन्हें भी बेलना शुरू कर देता है, मगर 1-2 भाग जाते हैं। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो रूलर्स हैं वो भी ऐशबॉर्न के पास आते हैं और ऐशबॉर्न के सॉरी करते हैं और माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि वो वार को स्टॉप कर दे। इसके बाद ऐशबॉर्न वार को स्टॉप कर देता है। अब यहीं पर जो हमारे रूलर्स हैं वो दोबारा से मुनार्क्स को बेलना शुरू करते हैं और मुनार्क को बेलते बेलते जो मुनार्क ऑफ बिगिनिंग है उसको बंदी बना लेते हैं, जिसको हमने पहले देखा कि सन जिनवू ने उसको बंधा हुआ था वो एक डेंजन के अंदर, सन जिनवू ने उसे मार दिया था, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम पता चलता है कि जो कुछ बचे कुछ मुनार्क बच गए थे, उन बचे कुछ मुनार्क ने अर्थ की तरफ रुख कर लिया और अर्थ की तरफ आ गए, जिसके बाद अर्थ के ऊपर बहुत सारी फाइट शुरू हो जाती है मुनार्क्स और रूलर्स की, और इसके अंदर हमेशा ही अर्थ तबाह हो जाती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो रूलर्स हैं वो एक आइटम को यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है कप ऑफ रिकॉर्डिनेशन। इस कप ऑफ रिकॉर्डिनेशन को यूज़ करते हुए वो दुनिया को दोबारा से रिवाइव करते हैं, जिसके बाद दोबारा से बैटल होती है और दुनिया दोबारा तबाह हो जाती है। वो दोबारा से इस कप को यूज़ करते हैं जिसके बाद दोबारा से बैटल होती है और दोबारा दुनिया तबाह हो जाती है, और ऐसा काफ़ी टाइम होता रहता है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका जो कप ऑफ रिकॉर्डिनेशन है वो ख़त्म होने वाला है, और इससे पहले वो ख़त्म हो उन्हें कुछ इस तरह करना चाहिए कि वो इस दफ़ा दुनिया तबाह ना हो। तो फाइनली एक और बार कप ऑफ रिकॉर्डिनेशन को यूज़ करते हैं और इस कप ऑफ रिकॉर्डिनेशन को यूज़ करने के बाद वो दुनिया के अंदर पहले ही डेंजन्स को खोल देते हैं। अब डेंजन्स वो इसलिए खोलते हैं ताकि जो ह्यूमैनिटी है वो पहले से ही सिमिलर हो जाए, यानी फिमिलर हो जाए हमारे जो डेंजन्स वगैरह हैं और डेंजन्स का जो मॉन्स्टर्स वगैरह हैं उनके साथ थोड़ी सी फिमिलर हो जाए, और इस फिमिलर होने के बाद जब वार हो तो इस वार के अंदर थोड़ी बहुत जो ह्यूमैनिटी है, यानी जो हमारे जो हंटर्स वगैरह हैं वो इस वार के अंदर सर्वाइव कर पाएँ। और साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करते हैं कि जो हमारे जो ह्यूमंस होंगे हम उन ह्यूमंस के अंदर ही एज अ वेसल बन के उन ह्यूमंस के अंदर चले जाएंगे, ताकि उन ह्यूमंस को पावर वगैरह मिल सके, उसके बाद वो इन डेंजर्स वगैरह में लड़ सकें। अब यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि मुनार्स को हंट करते करते हमारा जो ऐशबॉर्न है वो भी अर्थ के ऊपर आ चुका है, मगर यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि ऐशबॉर्न इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे कोई भी वेसल नहीं मिलता।
अब इसी पॉइंट के ऊपर जो हमारा ऐशबॉर्न है उसे मिलता है आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर उसे ऑफर करता है कि वो उसके लिए एक परफेक्ट वेसल ढूंढ कर लाएगा। आर्किटेक्चर वही है जिसने सन जिनवू को इस लायक बनाया था कि वो हमारा जो ऐशबॉर्न है उसका वेसल बन सके। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर ने ऐशबॉर्न के साथ एक सौदा किया था कि वो बदले में उसके इमॉर्टेलिटी लेगा, मतलब इमॉर्टल करना पड़ेगा हमारे आर्किटेक्चर को, जिसके बाद ही वो उसको एक वेसल देगा। लेकिन जब जिनवू को वो लेकर आया आर्किटेक्चर, तो उसके बाद जो हमारा ऐशबॉर्न है उसने उसको उसका वेसल लेने से मना कर दिया और अपनी पावर्स भी उसको अंदर डाल दी, जिसके बाद उसको पता चल गया कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। और उस धोखे के बदले में उसने फाइनली अब जिनवू से लड़ने का फैसला किया और वो इमॉर्टल नहीं था, इसी वजह से वो मारा गया। अब इस सारी हिस्ट्री के बैक फ्लैश दिखाने के बाद हमारा जो ऐशबॉर्न है वो हमारे जिनवू से पूछता है कि तुझे इसी वर्ल्ड के अंदर जिंदा रहना है जिसके अंदर तूने थोड़े बहुत लोगों को बचा लिया है रिवाइव होने के बाद, या फिर तुझे वापस उस वर्ल्ड के अंदर जाना है जहाँ पे तू आज से कुछ साल पहले मर गया था, मतलब मरने के बाद जहाँ से रिवाइव हुआ था, जहाँ पे तू मुनार्क से फाइट कर रहा था, तुझे वहाँ पे जाना है। तो इसके बाद फाइनली हमारा जो जिनवू है वो बोलता है कि उसे मुनार्क के पास जाना है, वो दोबारा अपनी पुरानी वाली वर्ल्ड के अंदर रिवाइव हो जाता है। और जिंदा होने के बाद वो एक बहुत ही अजीब चीज़ देखता है। वो देखता है कि मोनार्क उससे उसको मारने आ रहे हैं और उसके जो फादर हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं काइंड ऑफ। अब यहीं हम देखते हैं कि मुनार्क से बैटल में जो जिनवू का बाप है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद जो मुनार्क की वजह से जो बाप है वो मारा जाता है। तो क्या ही फ़ायदा था इस बाप को डालने का। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि जो हमारा जो जिनवू है वो इस पॉइंट पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो यहाँ पे मौजूद सारे के सारे जो मुनार्क्स हैं उनको मार देता है। अब यहाँ पे हमारे जो जिनवू का बाप है उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि जिनवू का जो बाप है वो बेसिकली एक ट्रैप हो गया था एक गेट के अंदर। उस गेट के अंदर वो काफ़ी सालों तक फंसा रहा, लेकिन वहाँ पर उसको फाइनली हमारे जो रूलर्स हैं वो उसको वहाँ पर मिलते हैं, वो सब उसको सेकंड चांस देते हैं। वहीं पर उसका जो बाप है उसको पता चलता है कि उसका जो बेटा है वही द मोनार्क ऑफ शेडो है, जिसकी वजह से रूलर्स का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, यानी वो मोनार्क को बेल रहा है, जिसकी वजह से रूलर्स का फायदा हो रहा है। तो उसके जो रूलर्स हैं वो उसके बाप को ऑर्डर देते हैं कि वो जाके अपने बेटे को प्रोटेक्ट करे, और वो जाके अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मगर डेफिनेटली इस फाइट के अंदर वो मारा जाता है। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि कुछ इमोशनल मूवमेंट्स भी हम लोग को दिखाए जाते हैं। उसका जो बाप है वो जिनवू को गले लगाता है और हमें थोड़ा बहुत रोना धोना दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत इमोशनल मूवमेंट्स दिखाने की कोशिश की जाती है। डेफिनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पाते इस तरह। और यहाँ पर हम लोगों को रिवील होता है कि हमारा जो जिनवू है उसके पास ऐशबॉर्न की टोटल ओरिजिनल शैडो, यानी जितनी भी ओरिजिनल शैडो थी उसके पास, वो सारी की सारी उसके पास अनलॉक हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि हमारे जो बचे कुछ मुनार्क्स हैं वो भी बैटल फील्ड के अंदर आ गए हैं, लेकिन वो आए हैं कनाडा के अंदर। अब हमारा जो जिनवू है वो फ़ोन से कनाडा के अंदर जाता है, अपने मुनार्क से काफ़ी ज़्यादा फाइट करता है, अपने शैडो मुनार्क से काफ़ी ज़्यादा फाइट करता है, जिसके बाद फाइनली सारे के सारे मुनार्क को दुनिया में से ख़त्म कर देता है। और फाइनली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सबसे बड़ा जो मोनार्क था, यानी मोनार्क का जो लीडर था, उसको जिनवू एक अलग डायमेंशन में ले जाता है जहाँ पर सारे रूलर्स भी होते हैं, और सारे रूलर्स और जिनवू मिलकर उस मोनार्क को भी मार देते हैं, जिसके बाद मोनार्क्स एंड हो जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर वार ख़त्म हो जाती है। और लेकिन यहाँ पर हमारा जो सन जिनवू है वो रूलर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर हमारा सन जिनवू कहता है कि तुम लास्ट टाइम कप ऑफ रिकॉर्डिनेशन को यूज़ करो, लेकिन इस दफ़ा जब तुम इस कप को यूज़ करो तो अर्थ के ऊपर किसी भी किस्म के गेट को ओपन ना करना, किसी भी डायमेंशन को ओपन ना करना, क्योंकि यहाँ जो हमारा सन जिनवू है वो बेसिकली मोनार्क ऑफ शेडो बन चुका है, और मोनार्क ऑफ शेडो बनने की वजह से उसकी जितनी भी मेमोरी है वो लॉस नहीं होगी, साथ ही उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो भी लॉस नहीं होंगी, और दुनिया भी वापस अपनी सही पोजीशन के अंदर आ जाएगी इस तरह। अब इसके बाद हमारे जो रूलर्स हैं वो उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फाइनली हमारा जो जिनवू है वो 10 साल पीछे चला जाता है जहाँ पे दुनिया बिल्कुल सही होती है, और वो एक कमरे के अंदर उसकी आँख खुलती है जहाँ पे उसके सामने उसका बाप बैठा होता है। अब हमारा जो सन जिनवू है वो बेसिकली क्योंकि उसी मेमोरीज के साथ दोबारा रिबॉर्न हुआ था, उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, तो उसको पता था कि उसने क्या करना है। वो 27 ईयर्स के लिए अपनी फैमिली से दूर हो जाता है और अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता है, और जितने भी उसको पता होता है कि आगे जाके वार होनी है तो उस वार के लिए वो तैयारी वगैरह करता है। और फाइनली वो इस 27 ईयर्स के अरसे में सारे के सारे मुनार्क्स को टोटली ख़त्म कर देता है। अब यहीं के ऊपर हम देखते हैं कि जो रूलर्स हैं वो दोबारा हमारे सन जिनवू के पास आते हैं, और वो उससे पूछते हैं कि तू इसी वर्ल्ड के अंदर रहना चाहता है, दोबारा तू किसी वर्ल्ड के अंदर जाना चाहता है। जिसके बाद हमारा सन जिनवू कहता है कि मैं इसी वर्ल्ड के अंदर रहना चाहता हूँ, और एंड में हम देखते हैं कि वो अपनी जीएफ से भी दोबारा मिल जाता है। और उसके बाद हम लोगों को कुछ अरसा का स्किप दिखाया जाता है, मतलब टाइम स्किप दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सन जिनवू की शादी हो चुकी है, और सन जिनवू का इस वक्त एक बच्चा भी है, और यही पर हमारी जो ऑफिशियली सोलो लेवलिंग की मानवा है वो एंड हो जाती है। ओह, बहुत मुश्किल से वीडियो बनी है, तो डेफिनेटली स्पोर्ट तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी, और इतना मेहनत इस वीडियो के ऊपर लगी है तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छा रिस्पांस देना चाहिए। अगर तुम लोग सोलो लेवलिंग फैन हो तो तुम अपने अच्छे कमेंट्स बॉक्स के अंदर दे सकते हो, साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।